हाय फ्रेंड्स। तो जीव विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपना पहला चैप्टर आपके सामने लेके आ चुके हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो बेसिकली ये लंबा चैप्टर है थोड़ा, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसके ऊपर कम से कम 3 वीडियो तो आएंगी ही। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है। उसके बाद में जैव विकास पढ़ना है, फिर उद्विकास का सिद्धांत पढ़ना है, और उसके बाद में जीव विज्ञान पढ़ना है, फिर जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं यानी जीव विज्ञान का वर्गीकरण ये पढ़ना है, और फिर जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके जनक कौन हैं उनके जनक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे, उसके बाद में जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें हमको कवर करनी है, तो इसलिए कम से कम इस पर 3 वीडियो आएंगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल जो हमको डिस्कस करना है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत थे उसी पे डिस्कस करेंगे। तो ये समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, खगोलकी की मैंने जो एक श्रृंखला बनाई थी, खगोलकी की एक प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि हाँ हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वैसे हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। बाकी उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व क्या था, जो संपूर्ण ब्रह्मांड था वो एक सिंगुलैरिटी नाम के एक पिंड में समाहित था। एक मटर के दाने जैसा, मटर के दाने ही कह सकते हैं, मटर के दाने के समान एक पिंड में समाहित था जिसे सिंगुलैरिटी बोलते थे। और उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के फलस्वरूप क्या हुआ, बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और आकाश गंगाओं में अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी भी थी। तो बहुत सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे मत हैं, लेकिन ये मत जो बिग बैंग थ्योरी है ये सबसे अधिक मान्य मत है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि हाँ कैसे क्या हुआ था। तो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ये जो आप देख सकते हैं सिंगुलैरिटी नाम का एक पिंड था, जिसमें क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड समाहित था। तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद बहुत सारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, और जिसमें अपनी एक गैलेक्सी थी मंदाकिनी, उसमें अपना सौरमंडल है, अपनी पृथ्वी है। तो ये सब मैं डिटेल से पहले ही आप लोग को पढ़ा चुका हूँ खगोलकी की शाखा में, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जिसमें एक अपनी आकाश गंगा भी थी मंदाकिनी, उसमें अपना सौरमंडल था, पृथ्वी थी। तो ये सब मैं डिटेल से पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो अब हम देखते हैं कि अपनी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति समझने से पहले हम एक बार पृथ्वी का इतिहास जान लेते हैं कि पृथ्वी का क्या इतिहास था। तो पृथ्वी को कह सकते हैं कि हम पृथ्वी के इतिहास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला था हमारा आजीवी महाकल्प, यानी जिसे बोलते हैं अजोइक इरा, या भूपटल के निर्माण का काल था। कह सकते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय को क्या कहा गया, अजोइक इरा कहा गया, या फिर अजीवी महाकल्प। दूसरा हमारा है जीवी महाकल्प या फिर जोइक इरा। तो भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल, पृथ्वी के निर्माण से अभी तक का जो काल है उसे हम जोइक इरा फिर जीवी महाकल्प कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारा स्वतः जननवाद। तो इसमें यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव हुई है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु भी स्वतः जननवाद के समर्थक थे। स्वतः जननवाद के समर्थकों का मानना था कि धूल से मक्खियाँ, ओस तथा सड़े हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। यद्यपि वर्तमान समय में यह संकल्पना हास्यास्पद प्रतीत होती है, परंतु लगभग 2000 वर्षों तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के वाद विवाद के केंद्र में रही। इसके समर्थन एवं विरोध में अनेक प्रयोग भी किए गए। तो बेसिकली स्वतः जननवाद का कहना है, इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि इनका मानना था कि जो सजीवों की उत्पत्ति है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है। बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल, जैसे धूल से मक्खियाँ बताया, ओस तथा सड़े हुए मांस से कीड़े बताया, और तालाब की कीचड़ एवं बालू से मछलियों का उत्पन्न होना बताया। तो इसके प्रयोग इसके पक्ष में बहुत से लोगों ने तर्क दिए हैं, बहुत से लोगों ने प्रयोग दिए हैं, और इसके विपक्ष में भी कुछ लोगों ने प्रयोग दिए हैं। तो वो प्रयोग देखते हैं आखिर वो प्रयोग क्या क्या थे। तो इसके पक्ष में जिन्होंने प्रयोग किया था वो थे जेन वेप्टिस्ट वन हेलमंड।
तो इनका प्रयोग आइए देखते हैं हम लोग, वान हेलमोंट का प्रयोग। तो ये जो थे वान हेलमोंट, इनका ये आप ये याद रखिएगा कि 1580 से 1644। तो इन्होंने स्वतः जननवाद के समर्थन में 2 प्रयोग दिए थे। पहला था, एक प्रयोग में इन्होंने दर्शाया कि पसीने से भीगा कपड़ा तथा गेहूं की बालियों को एक साथ रखने पर 21 दिनों में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब इन्होंने बताया था कि हाँ, मतलब कुछ गंदे कपड़े पसीने से भीगे और मतलब गेहूं की जो बालियाँ होती हैं उनको 21 दिन तक मतलब रख देने से क्या होता है, उसमें स्वतः ही चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरे प्रयोग में इन्होंने बताया था, मतलब दूसरे प्रयोग में इन्होंने दर्शाया कि 2 ईंटों के बीच तुलसी, मतलब ये जो तुलसी होती है वो तुलसी हम लोग के यहाँ जो होती है उसको मतलब बताया था कि धूप में रखने से उसमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब 2 ईंटों के बीच में तुलसी रख देने से और उसको धूप में रख देने से क्या होते हैं, उसमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा इन्होंने बताया था अपने मतलब दूसरे प्रयोग में। इससे मतलब इन्होंने सिद्ध किया था कि हाँ, मतलब स्वतः जननवाद को इससे इन्होंने सिद्ध करना चाहा था। लेकिन एक जो हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी महोदय थे, इन्होंने इसका खंडन किया। मतलब अपने प्रयोग के आधार पर क्या हुआ, इस सिद्धांत का क्या हुआ, खंडन किया, स्वतः जननवाद का खंडन किया। तो रेड्डी ने 3 बोतलों को जंतुओं का उबला हुआ मांस, मतलब उबला हुआ मांस इसलिए क्योंकि उससे क्या होता है, ये वो जीवाणु रहित हो जाता है। उबला हुआ मांस रखा और एक बोतल को कार्क से, एक बोतल को कपड़े से बंद कर दिया और एक बोतल का मुंह क्या हुआ, खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों पश्चात खुले मुंह वाली बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए तथा कपड़े से बंद की गई बोतल के ऊपर भी कीट उत्पन्न हुए, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए। इन दोनों के विपरीत कार्क की बंद की गई बोतल में कोई कीट उत्पन्न नहीं हुआ। इससे मतलब इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला रेड्डी महोदय ने कि मांस लार्वा या फिर कीट कह सकते हैं, स्वयं उत्पन्न नहीं होते, बल्कि मक्खियां जब मांस पर अंडे देती हैं तभी ऐसा संभव हो पाता है। तो इन्होंने क्या किया था अपने प्रयोग में, 3 जार में, यहाँ पर बोतल लिखा है, बोतल या जार समझ सकते हैं, 3 जार में इन्होंने क्या किया था, उबला हुआ मांस रखा था। उबला हुआ मांस क्या होता है, जीवाणु रहित होता है, उसमें कोई जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। तो जो मतलब एक का मुंह खुला रखा था, उसमें क्या हुआ था, मक्खियाँ क्या हुआ, मांस की बदबू से मतलब मांस तक गई और मांस में ही अपने लार्वा छोड़ दिए। तो इसलिए वहाँ मांस में लार्वा उत्पन्न हो गए या फिर कीट उत्पन्न हो गए। और दूसरा जो कपड़े से बंधा था, कपड़े के ऊपर से ही मतलब मांस से आकर्षित हुई और कपड़े के ऊपर लार्वा उत्पन्न हुए। और जो तीसरा हमारा था, जो कार्क से ढका हुआ था, उसमें मांस की बदबू बाहर नहीं गई, जिससे जिससे मक्खियाँ उस पर गई ही नहीं और उस पर कोई कीट उत्पन्न नहीं हुए। तो इन्होंने अपने इस प्रयोग से स्वतः जननवाद का खंडन किया कि जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है हमारा जीव जननवाद। तो यह भी बेसिकली स्वतः जननवाद के विरोध में ही विकसित हुआ था। तो चलिए सिद्धांत देखते हैं। तो यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं। यह संकल्पना वर्ष 1858 में रुडोल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये नाम आप याद रखिएगा, 1858 में रुडोल्फ विर्चो। वर्ष 1864 में लुई पास्चर ने हंस की गर्दन के आकृति वाले फ्लास्कों का निर्माण किया। इन फ्लास्कों में वायु तो प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे। लुई पास्चर ने मांस के शोरबे को, शोरबा मतलब लोथड़ा बोल सकते हैं, उबाल कर जीवाणु विहीन कर लिया तथा हंस की गर्दन के आकृति वाले फ्लास्कों में रख दिया। पास्चर ने कुछ फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया तथा कुछ फ्लास्कों का खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों पश्चात फ्लास्कों का निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि जो फ्लास्क बंद थे उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, परंतु जो फ्लास्क खुले थे उनमें सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो गई थी। इस प्रयोग से लुई पास्चर ने यह निष्कर्ष निकाला कि मतलब जो सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से ही संभव है, निर्जीवों से नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य प्रयोगों से यह भी सिद्ध किया कि वायु जीवों की वृद्धि नहीं करती, मतलब जीवों की वृद्धि वायु में नहीं होती। तो मतलब बेसिकली इन्होंने भी जो अपना सिद्धांत था रेड्डी महोदय की तरह ही दिया। मतलब रेड्डी महोदय ने भी यही किया था, लगभग इनका सिद्धांत उनसे मिलता है, मतलब इनका प्रयोग उनसे मिलता है। तो इन्होंने भी मांस के टुकड़े को क्या हुआ, जार में रखा, एक का मुंह खुला रखा, सॉरी फ्लास्क में रखा, एक फ्लास्क का मुंह खुला रखा, मतलब कुछ फ्लास्क का मुंह खुला रखा और कुछ फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया। तो जो जिन फ्लास्कों का मुंह इन्होंने खुला रखा था उसमें क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो गए, और लेकिन जिनका मुंह इन्होंने बंद रखा था उसमें क्या हुआ, सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुए। तो इस प्रयोग से इन्होंने यह सिद्ध किया कि मतलब जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते, मतलब सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से होती है, निर्जीवों से नहीं। तो आगे देखते हैं अब। अगला है हमारा विशिष्ट सृष्टिवाद, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन।
तो ये देखते हैं, ईसा के बाद समाज में धर्म का तीव्र प्रचार हुआ, ईश्वर जैसी अलौकिक शक्ति में लोगों की आस्था बढ़ी। अंग्रेजों के धर्मग्रंथ बाइबल के 16वीं सदी के एक संस्करण में ईश्वर द्वारा 6 प्राकृतिक दिनों में पूरी सृष्टि के निर्माण का वर्णन है। मतलब ये जो ईसाइयों का जो पवित्र पुस्तक है, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल, उसमें मतलब वर्णित है कि मतलब 6 प्राकृतिक दिनों में पूरी सृष्टि का निर्माण किया गया। पहले दिन पृथ्वी और स्वर्ग की, दूसरे दिन आकाश एवं जल की, तीसरे दिन सूखी धरती एवं वनस्पतियों की, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा एवं तारों की, पांचवें दिन मछलियों एवं पक्षियों की, तथा छठवें दिन मनुष्य एवं अन्य स्थलीय जंतुओं की मतलब रचना हुई। ऐसा मतलब बाइबल के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हाँ मतलब 6 प्राकृतिक दिनों में पूरे सृष्टि की रचना ऐसे हुई। प्रारंभ में केवल प्रथम पुरुष एडम जिसको बोलते हैं, प्रथम पुरुष एडम और इसकी 12वीं पसली से प्रथम नारी ईव की मतलब क्या हुई, रचना हुई। ऐसा मतलब कुछ जो हमारे वहाँ के पादरी लोग थे उनका मानना था, तो कि मतलब प्रथम पुरुष कौन था, एडम था, और प्रथम नारी ईव थी। तो 17वीं शताब्दी के अनेक विख्यात पादरियों ने इस अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। इसके सबसे बड़े समर्थक स्पेन के पादरी फादर सेवरेज थे। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि हाँ मतलब उस समय के मतलब जो सबसे मुख्य जो समर्थक थे वो पादरी थे हमारे फादर सेवरेज। पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मतलब अपने धर्म ग्रंथों हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मतलब सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से किया है। देवता, राक्षस एवं मनुष्य ब्रह्मा के सिर से, पक्षी छाती से, बकरियां मुख से तथा अन्य जंतु एवं वनस्पतियां उनके बालों से मतलब बनी है। ऐसा मतलब अपने हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मतलब ऐसा माना जाता है। 19वीं शताब्दी के मतलब 19वीं शताब्दी के तीव्र प्रगति के साथ साथ विशिष्ट सृष्टिवाद का समर्थन भी मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हुआ। तो अगला हमारा है ब्रह्मांडवाद, कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो देखते हैं हमारा ब्रह्मांडवाद क्या कहता है। तो जीवों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक रिक्टर ने वर्ष 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया। मतलब रिक्टर महोदय ने 1865 में, ये नाम आप याद रखिएगा कि इन्होंने मतलब क्या हुआ 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि ये ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से साधारण कणों एवं बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। मतलब इनका कहना था कि मतलब इस सिद्धांत का कहना था कि मतलब जो पृथ्वी पर जीव हैं वो पृथ्वी पर मतलब क्या हुआ उत्पन्न नहीं हुए, वो कहीं और से मतलब किसी ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से मतलब क्या हुआ पृथ्वी पर आए हैं, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार। वैज्ञानिक हेल्पोज ने वर्ष 1884 में यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर गिरते उल्कापिंडों के साथ जीवद्रव्य किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री अर्हेनियस ने वर्ष 1980 में यह विचार प्रस्तुत किया कि जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है तथा उनके बीजाणु एक स्थान से अन्य स्थानों तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब प्रलयवाद एवं आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद का मत। तो चलिए देखते हैं प्रलयवाद हमारा क्या कहता है। तो इस मत के समर्थकों ने प्रलयवाद में विश्वास रखा। इनमें सबसे प्रमुख वैज्ञानिक क्यूवियर थे, याद रखिएगा प्रलयवाद में क्यूवियर को। उनके अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय या क्रांति होती है जिससे पर्वत समुद्र में धंस जाते हैं। मतलब क्या होता है, पर्वत जो होते हैं वो समुद्र में धंस जाते हैं। जगह जगह पर समुद्र की तलहटी पर्वतों के रूप में क्या होता है, उभर आती है। मतलब समुद्र की तलहटी क्या होती है, पर्वत के रूप में उभर आती है और पहले के सारे जीव नष्ट हो जाते हैं। प्रलय के बाद पृथ्वी पर फिर अकार्बनिक पदार्थों के आकस्मिक मिश्रण से नया जीव पदार्थ बन जाता है। मतलब प्रलय के बाद मतलब क्या होता है, नया जीव पदार्थ बन जाता है। हेकल ने इसी को क्या हुआ, यंत्रवाद का नाम दिया। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि इसी को प्रलयवाद को ही यंत्रवाद नाम किसने दिया, हेकल ने इसका नाम दिया यंत्रवाद। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो आधुनिक परिकल्पना है उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।